अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 2 रोज पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के डिजिटल मीडिया विंग ने 147 पेज पर एक रिपोर्ट शाया की। ये रिपोर्ट बताती है जो एंटी स्टेट ट्रेंड्स चलाए गए, यानी कि रियासत मुखालिफ जो सरगर्मियां हैं या रियासत मुखालिफ जो ट्रेंड्स हैं, उस पर यह रिपोर्ट बनाई गई थी। और इस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि पिछले 2 साल का हमने डेटा हासिल किया है, जो कि यह बताता है कि 150 ऐसे ट्रेंड्स चलाए गए हैं जिनको भारत और अफगानिस्तान में खास तौर पे उछाला गया है, और तकरीबन 47 लाख ट्वीट्स हैं जो कि इन ट्रेंड्स को सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान के हवाले से ट्रेंड्स चलाने का इल्ज़ाम नहीं है, ये इल्ज़ाम भी है कि अपोजिशन ने भी ऐसे ट्रेंड्स चलाए जो कि रियासत मुखालिफ हैं और इदारों के खिलाफ हैं। इस पर मुकम्मल तहकीकात की है जी न्यूज़ की प्रोड्यूसर मरियम चौधरी साहिबा ने, और उन्होंने ये बताया है कि जो 666 ट्वीट्स का एक सैंपल इसमें दिया हुआ है, उसमें से तकरीबन 142 ट्वीट्स ऐसे हैं जो कि 3 अकाउंट से किए गए हैं। और टोटल जो रिपोर्ट है 147 पेज पर है, लेकिन उसमें से 63 पेजेस जो है वो स्क्रीन शॉट्स से ही मुतल्लिक हैं। इस रिपोर्ट के हवाले से कई सवालात उठ रहे हैं कि क्या एक बड़ी ही सतही तौर पर तहकीक करके ये रिपोर्ट शाया कर दी है। ये भी सवाल उठ रहे थे कि क्या हुकूमत के वो रहनुमा जो कि ये रिपोर्ट पेश कर रहे थे, उन्होंने खुद ये रिपोर्ट पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी है, उसकी तफसील में हम आगे जाएंगे। लेकिन नून लीग ने आज हुकूमत की इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, और नून लीग के रहनुमा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएमएल ने इस हुकूमत की रिपोर्ट को मुस्तरद किया है। इस रिपोर्ट के हवाले से जो सबसे बुनियादी एतराज़ है वो ये है कि इस रिपोर्ट में जगह जगह हैशटैग्स मेंशन किए गए हैं जो कि पाकिस्तान मुखालिफ हैं या रियासत मुखालिफ हैं, और ये जो तमाम हैशटैग्स हैं उनमें जितने भी ट्वीट्स थे उसको एंटी स्टेट के तौर पे डिक्लेयर किया गया है, जबकि बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे हैं जो खुद उन्होंने मिसाली ट्वीट्स दी हैं अपनी इस रिपोर्ट में। उसमें बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे हैं जिन्होंने बेशक वो हैशटैग इस्तेमाल किया हो जो कि पाकिस्तान मुखालिफ लगता है, लेकिन जो उसमें ट्वीट्स थी वो ट्वीट्स पाकिस्तान मुखालिफ नहीं थी बल्कि पाकिस्तान के हक में थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो सेंटिमेंट एनालिसिस होता है वो इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है इन हैशटैग्स का और इन ट्वीट्स का। इसके अलावा ये भी एतराज़ है कि बहुत सारे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं या पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड्स चलाए हैं। तो इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे, जिसके लिए हुकूमत से हमें ज्वाइन करेंगे स्टेट मिनिस्टर फ़ारूक हबीब साहब, और इसके अलावा नून लीग से हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अगर आपकी इजाज़त हो, आज नून लीग का तो मौक़िफ़ आया है, फ़ारूक हबीब साहब से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। फ़ारूक साहब, आपने देखा कि नून लीग ने तो आज मुस्तरद कर दिया आपकी इस रिपोर्ट को, और इससे पहले भी बड़े सवालात उठाए जा रहे थे कि बड़े सतही तौर पे ऐसा लगता है कि डेटा कलेक्शन की है, ना सेंटिमेंट एनालिसिस किया है, सिर्फ इस बुनियाद पे सहाफ़ियों को, ऑपोजिशन पार्टीज को एंटी स्टेट डिक्लेयर किया गया है कि उन्होंने चंद हैशटैग्स में हिस्सा लिया जो कि पाकिस्तान मुखालिफ थे। ये तक नहीं देखा गया कि वो उन ट्वीट्स में क्या पाकिस्तान के मुखालिफ बात की गई है या पाकिस्तान के हक में बात की गई है। लेकिन पहले तो एक फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हम ये एस्टैब्लिश कर दें कि इस रिपोर्ट के अंदर जिन 150 हैशटैग्स का जिक्र किया गया है, उन हैशटैग्स के ऊपर 37 लाख ट्वीट्स हुई हैं, 37 लाख ट्वीट्स और 1000 घंटे। वो जो ट्रेंड्स हैं, जो हैशटैग यूज करके हर हैशटैग के ऊपर ट्रेंड बनाया गया, तो पहले ये एस्टैब्लिश कर लें कि सैंक्शन पाकिस्तान क्या एंटी स्टेट नहीं है, क्या पाकिस्तान के मुफाद में है, या स्टेट किल्ड उस्मान काकड़, ये किसने फैसला किया है, किसने एस्टैब्लिश किया है कि स्टेट ने मारा है, या स्टेट किल्ड करीमा बलोच जैसे जो हैशटैग्स हैं, इस तरह के बेशुमार 150 हैशटैग्स का जिक्र किया गया। अब आप आ जाएं असल मामले की जाएं। जब ये ऐसे हैशटैग इस्तेमाल किए जाते हैं तो एक माहौल क्रिएट किया जाता है वॉर ऑफ ओपिनियंस का पाकिस्तान के इमेज के हवाले से, कि पता नहीं पाकिस्तान के अंदर लॉलेसनेस है, कानून नहीं है, वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशल जो है वो किलिंग्स कर रहा है। इस किस्म के मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे मुख्तलिफ जावियों से जनरेट किए जाते हैं। जहाँ तक आपने कहा सहाफ़ियों के हवाले से या किसी पोलिटिकल शख्सियत के हवाले से, तो रिपोर्ट में ये कहीं मेंशन नहीं किया गया कि ये एंटी स्टेट है, सिर्फ एंटी स्टेट हैशटैग्स का जिक्र किया गया है। तो इससे तासुर क्या देने की कोशिश की जाती है कि अगर कोई सियासी पार्टी हो या कोई सहाफ़ी हो वो एंटी स्टेट ट्रेंड में हिस्सा लेता है, तो आप बेसिकली तो यही कहना चाह रहे हैं कि वो शख्स एंटी स्टेट काम कर रहा है। नहीं, शहजाद आप जरा सुन लें। इशू ये है कि फिर मैं आपको कहूंगा कि ये वॉर ऑफ ओपिनियंस जो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर है, इसमें मामला यह है कि आप कंटेंट, आपकी ट्वीट का कोई नहीं देखता। जब आपकी एक ट्वीट हुई है, 4 हो गई, 10 हो गई, अगर आप उसको हैशटैग वही यूज कर रहे हैं तो उस हैशटैग के टॉप ट्रेंड बनने के टॉप 1, 2, 3 में आने में
आपकी भी कंट्रीब्यूशन शामिल हो जाती है। तो लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है हैशटैग को ट्रेंड करने में शामिल होती है, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ बात करने में नहीं होती। मिसाल के तौर पर फरिया हिजरी साहिबा ने कहा कि बाद में ये डिस्क्लेमर दिया गया है कि हमने ये नहीं देखा है कि ट्वीट का कंटेंट क्या है, क्या वो पाकिस्तान के हक में या पाकिस्तान के मुखालिफ है। कम से कम ये बारीक बीनी से तो देखना चाहिए था ना। फिर मैं आपको ये कहूंगा कि हम जरा थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ये क्लियर कर रहे हैं कि भाई वाकया पाकिस्तान के अंदर एक्सपोज होता है तो ट्वीटें हैदराबाद और अहमदाबाद से आती हैं, अफगानिस्तान से आना शुरू हो जाती हैं, एनडीएस के दफ्तर से आना शुरू हो जाती हैं, उनके ऑफिशियल अकाउंट से आना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस किस्म के हैशटैग्स को हमने एक्सपोज किया है। इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए डिजिटल मीडिया विंग का कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो किसी करप्ट वजीर आजम का दफा नहीं कर रही, बल्कि वो रियासत की सालमियत का, रियासत के दिफा के तौर पे चीजें सामने लेकर आ रही है। मैं इसकी तफसील में फिर जाता हूँ, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दें ताकि मैं राना साहब से पूछूं। फारूक साहब, मेरा एक सवाल है जी, मेरा आज ऑपोजिशन से एक सवाल है, पीएमएलएन से खास तौर पर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो इसके ऊपर इतने टची क्यों हुए हैं? क्या ये कह दिया गया है, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पीएमएलएन एंटी स्टेट है? ये तो कहीं जिक्र नहीं किया गया। उनको पूरा एनालिसिस करना चाहिए, उनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए था, इसको अप्रिशिएट करते। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक एनालिसिस करके उन 150 ट्वीट्स को सामने लेकर आए। तो आप ये अफगानिस्तान साहब एक सवाल सुन लीजिए ना, इसको जरा कंक्लूड कीजिए ताकि मैं जहां से ट्वीट की गई है। फारूक साहब इसको जरा कंक्लूड कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत ना ही ये रिपोर्ट पीएमएलएन को, जेयूआईएफ को, एएनपी को या पीटीएम को एंटी स्टेट नहीं कह रही है। आप कह रहे हैं कि महज इन्होंने गलती से उस ट्रेंड में हिस्सा ले लिया है, अदरवाइज ना इन्होंने एंटी स्टेट काम किया है ना ये एंटी स्टेट है। देखें, ऐसा ही है। जो पीटीएम, सुन लें, जहां तक पीटीएम का मामला है, जो पीटीएम है वो कॉन्टिन्यूसली 3 अकाउंट्स ऐसे हैं जहां से, जिन ये ट्वीट्स का आप एनालिसिस का बात कर रहे थे, उन ट्वीट्स से, इन ट्वीट्स का, इन हैशटैग्स का ओरिजिन होता है, वहां से स्टार्ट होता है। तो लिहाजा जो पीटीएम है, चले पीटीएम को अलग करते हैं, नून लीग, जेयूआईएफ के हवाले से आपका ये मौकिफ है कि इन्होंने एंटी स्टेट ट्रेंड में हिस्सा लिया है, लेकिन ना ये जमातें एंटी स्टेट हैं, ना इन्होंने कोई एंटी स्टेट काम किया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें बिल्कुल क्लैरिटी, इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। राना साहब, बल्कि इनको ये चाहिए इस रिपोर्ट को देखें, अगर इनके कोई अकाउंट्स इसमें, सुन लेने, अगर इनके कोई अकाउंट्स उसमें ना समझते हुए या समझते हुए शामिल है, इनको तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी। मैं इस पर आता हूं क्योंकि सवाल तो ये उठ रहा है कि जिन गुजरा ने इसको प्रेजेंट किया, इन्होंने अपनी ट्विस्ट करना, क्या उन्होंने भी ये रिपोर्ट पढ़ी या नहीं पढ़ी? राना साहब वो कह रहे हैं कि ना नून लीग एंटी स्टेट है, ना नून लीग ने कोई एंटी स्टेट काम किया है, वो एंटी स्टेट ट्रेंड्स चले हैं जिनमें उन्होंने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से ट्रेंड बड़े मकबूल हो गए। और ये भी नहीं देखा कि वो जो हिस्सा लिया है तो उस हिस्से में, उस हिस्सा लेने वाले ने जिसने उसको रीट्वीट किया है या उसको इंडोर्स किया, उसके अपने सेंटिमेंट्स क्या हैं, उसके अपने ख्यालात क्या हैं। जिस तरह से वो एक एंकर ने, जिसका आपने भी जिक्र किया, तो उन्होंने बाद में इनको अलर्ज किया कि जी आपने ये मेरे मुतल्लिक़ जो है ये बात जो है वो गलत की है। तो फिर अगर ये है नहीं तो फिर ये इन्होंने किया क्या है? इन्होंने, यानी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे तो ये तसर उभारा गया, बल्कि इसको पुख्ता किया गया कि जी ये एंटी स्टेट बयानिया चला है और ये लोग हैं जो इस बयानिए को जो है वो इंडोर्स करने वाले हैं। अब कह रहे हैं कि जी हमारा ये मकसद ही नहीं, तो फिर आपका मकसद क्या था? यानी ये फारग हुकूमत है, मास वाई इसको ये प्रोपेगंडे के ज़रिए से आई है, प्रोपेगंडे के ज़रिए से 3 साल से चल रही है और प्रोपेगंडे के ज़रिए जो है ना ये आगे जाएगी। इसके अलावा इनको और कोई काम नहीं। ये बताना था कि वो हैशटैग्स जिसमें हमारी सियासी पार्टीज़ भी हिस्सा ले लेती हैं, इंडिया और अफगानिस्तान उसमें हिस्सा लेता है और वो पॉपुलर हो जाते हैं, इस वजह से वो हैशटैग्स, ये बताना था कि ये हैशटैग्स हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ है उस पर सब हिस्सा ले रहे हैं। नहीं, तो इसमें इन्होंने ये किस तरह से एनालाइज किया, और ये जो इसमें हिस्सा लेने वाले हज़ारों लाखों लोग हैं, इसी सबको इन्होंने इस खाते में डाल दिया कि ये सारे जो हैं ये एंटी स्टेट हैं, ये रियासत मुखालिफ हैं, तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। यानी ये बात जो है ये कोई ज़राए से चला देते या किसी और कोई और तरीका अख्तियार करते। एक हुकूमत जब ये बात करती है और एक मिनिस्टर जो है वो एक ज़िम्मेदार पोजीशन है, उसके ऊपर जब वो बात करते तो उसका उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये पीटीएम के खिलाफ या जिन को भी समझते हैं कि ये एंटी स्टेट इन्होंने काम किया है या काम में हिस्सा लिया है, तो उनके खिलाफ बताएं ये इन्होंने क्या कार्रवाई शुरू की। अच्छा, मैं इनसे पूछा, लेकिन नून लीग के हवाले से इस रिपोर्ट में जो बताया गया है, जो ट्रेंड्स नून लीग ने स्टार्ट किए या इस्तेमाल किए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो एंटी स्टेट है, लेकिन वो ऐसे ट्वीट्स तो हैं या ऐसे हैशटैग्स तो हैं जो कि इदारों के मुखालिफ हैं या कभी अदलिया के मुखालिफ हो जाते हैं। ये तो नून लीग ने किए हैं, जिसका मेंशन इस रिपोर्ट में है। नहीं, देखिए, मैं मिसाल देता हूँ आपको। जैसे
नवाज शरीफ साहब का एक ट्वीट था जनरल इरफान मलिक के हवाले से कि उन्होंने धमकी दे दी है मरियम को स्मैश करने की, फिर तस्वीर उनकी पब्लिश की गई, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, और एक हैशटैग बन गया उसके ऊपर, अब अवाम स्मैश नहीं होगी। तो ये तो नवाज शरीफ के ट्वीट से ही आगाज़ हुआ ना? नहीं, देखें, ये एक इंफॉर्मेशन जो है वो उनको मिली और उस इंफॉर्मेशन को उन्होंने रिलायबल समझा और उसके ऊपर उन्होंने अपना कंसर्न ज़ाहिर किया। तो अगर किसी ने चैलेंज करना है तो उसको उस बात को चैलेंज करे, लेकिन अगर मैं एक कंसर्न जो है वो महसूस करता हूँ, जिस तरह से मेरे ख़िलाफ़ जब केस बना था तो मुझे जब उससे कुछ 10-15 दिन पहले कुछ चीज़ें महसूस हुई तो मैंने बात की, वो मीडिया पे भी बात की, बाज़ दोस्तों से भी बात की। तो एक कंसर्न अगर एक आदमी महसूस करता है उसके मतलब अगर वो बात करता है तो आप ये इसमें एंटी स्टेट क्या हुआ? पता चला कि एक सहाफ़ी ने आके ये बताया था कि मैंने ये किसी से सुना है। नहीं, अगर ये सहाफ़ी नहीं, अगर सुन लें, अगर एक सहाफ़ी जो है वो आके कहता है कि जी मेरी कल रात मुलाकात हुई और वो किसी जो है वो पोजीशन से उसकी मुलाकात हुई और वो कहता है कि वहाँ पे 2, 4, 10 आदमी और भी थे और वहाँ पे ये बातें हुई हैं, और अब जब आप बाकी 2-3 लोगों से कंफर्म करते हैं तो फिर अगर आपको कोई कंसर्न जो है वो फील होता है तो उसके ऊपर बात करना जो एंटी स्टेट कैसे हो गया जी? नहीं, मैंने इसीलिए कहा मैं एंटी स्टेट का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन इदारों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ आ जाए तो जजेस के खिलाफ ये ट्रेंड्स तो शुरू किए जाते हैं। नहीं, देखें, मामला ये है कि एक स्पेसिफिक एक्शन जो है और वो एक्शन जो है वो लॉफुल नहीं है, वो इन अकॉर्डेंस विद द लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वो अगर कोई आदमी करता है तो उसका अदारा या उसकी जमात तो ज़िम्मेदार नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मैं बात करता हूँ, इट डज नॉट मीन कि पार्टी से मैंने कोई अप्रूवल लिया और पार्टी ने कोई रेजोल्यूशन पास करके मुझे कहा है कि ये बात करो। वो हो सकता है कि नून लीग के लीडर राना सनौला ने ये बात की, लेकिन हो सकता है कि वो उसमें जो है वो मेरी एक ज़ाती सोच शामिल हो या मैंने उसके मुताबिक जो है वो बात की। मेरी बात के ऊपर पूरी आप PMLN को या किसी एक बात के ऊपर आप तो जो है वो सैकड़ों हज़ारों लोगों को आप एंटी स्टेट करार दे दें। फारूक साहब, राना साहब की ये बात कि पूरी कोशिश की गई कि ये तासुर उभारा जाए कि ये लोग एंटी स्टेट हैं, और अब जब इसमें खामियों की निशानदेही हुई है तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ हैशटैग को बताने के लिए कि हैशटैग इनकी ट्वीट्स की वजह से ज्यादा वायरल हो गया। एक इस सवाल का जवाब देते हो। दूसरा, हमने ये देखा है कि जब नून लीग के किसी रहनुमा को बेल मिल जाती है तो बहुत सारे ऐसे ट्रेंड शुरू किए जाते हैं जो कि जजेस के खिलाफ होते हैं और उसके ताने बाने आपकी जमात से जाके मिलते हैं, उनका तो जिक्र नहीं है यहाँ पर। देखिए, बात ये है, मैंने तो आपको कहा कि इसका सबका एनालिसिस कर लें। बुनियादी तौर के भी इशू ये है कि वो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं जो डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल को समझते नहीं है, शायद वो उस टेक्नोलॉजी को भी पूरी तरह नहीं समझते। अब मसला ये है कि जब एक हद से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा एक हैशटैग के ऊपर ट्वीट हो जाए तो शहजाद इकबाल साहब वो इंटरनेशनल हैशटैग बन जाता है। जब वो इंटरनेशनल हैशटैग बन जाता है तो उसको पूरी दुनिया देख रही होती है, जिससे पाकिस्तान की बदनामी भी होती है। वो बहुत सारी चीजें आपकी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से उसके ऊपर सामने आ जाती हैं। वो तो कोई मिसाल ही नहीं दी ना। 667 जो ट्वीट सैंपल्स दिए आप लोगों ने, उसमें एक भी ट्वीट ऐसा नहीं बताया जो कि इंडिया से ओरिजिनेट हुआ हो हैशटैग। वो कौन सा ट्वीट, वो हैशटैग है, वो कौन से ट्वीट है? वो तो 667 ट्वीट्स में ही नहीं। आप ये देखें ना, देखें, हमारा इशू ये है कि हम अपनी ही रिपोर्ट को बैठ के उसके ऊपर जो है तबसरे शुरू कर दिए। हम ये नहीं देख रहे कि जो सैंक्शन पाकिस्तान है, अब मुझे आप ये बताएं, ये ट्वीट ये क्या हैशटैग है, ये किसको सूट करता है? ये भारत को सूट करता है जो खुद आके कह रहा है कि हम फैटस के ऊपर पूरी कोशिश की, हम आपके ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं। ऐसी रिपोर्ट PMLN के दौर के अंदर क्यों नहीं आई? फारूक साहब, एक बात तो बड़ी क्लियर होगी, एक से पहले मेरी बात सुन लें। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इस्तेमाल जरूर होता है, इंडिया भी करता है, अफगानिस्तान भी करता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात यह है कि जो आपने वो ट्वीट्स का सैंपल दिया है उसमें कम से कम वो जाहिर तो करें ना, बताएं तो सही ना। नहीं, जब दो राय, एक मिनट, जब दो राय कोई नहीं, मुझे आप ये बताएं, जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब है उसमें क्या निकला है? उसके अंदर किस किस्म का जो है वो प्रोपेगेंडा भारत बैठ के जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा था? कितनी बिल्कुल सबूतों के साथ उसमें आया है। कितने ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग थे जिनके डेली अकाउंट बनाकर आते थे। तो बात स्टैटिस्टिक्स है कि डिजिटल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज के जरिए हाइब्रिड वॉर आपके ऊपर नाफिज हो चुकी हुई है। ये कन्वेंशनल वॉर उससे तो कोई डिनाई नहीं कर रहा। मेरे पास वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हफीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनौला साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद अफगानिस्तान में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसकी बात करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी तेजी से जारी है और तालिबान ने सिर्फ एक हफ्ते में 34 में से 17 सूबों के दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया है। यानी मुल्क के निस्फ सूबे मुकम्मल तौर पे तालिबान के कंट्रोल में है। तालिबान ने कल एक ही दिन में 3 सूबों के दारुल हुकूमत कंधार, लश्करगाह और हेरात पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले गजनी पर कब्जे के बाद तालिबान काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रह गए हैं। तालिबान की पेशकदमी की रफ्तार को देखते हुए अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है कि अगर तालिबान इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो 30 दिन के अंदर काबुल का मुहासरा कर लेंगे और शायद 90 दिन में काबुल पर कब्जे में भी कामयाब हो जाए। दूसरी जानिब तालिबान के मुमकिन कब्जे और हमलों को रोकने के लिए अफगान हुकूमत ने तालिबान को इक़्तिदार में शराकत की पेशकश की है। इस पेशकश के जवाब में तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने कहा है कि हुकूमत में शराकत की खबर हमें मीडिया से मिली है और अशरफ गनी हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। मैं तो मीडिया में पढ़ा है, मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा एक्चुअल मैंने नहीं देखा है ऐसा कुछ, लेकिन ये तो नया चीज़ नहीं है। ये मुज़ाकरात जो हम 1 साल से कर रहे हैं, ये किस चीज़ के कर रहे हैं? ये तो इसके लिए कर रहे हैं कि एक ऐसा हुकूमत अमल में लाया जाए, वजूद में लाया जाए जो सब अफगानों के लिए काबिल कबूल हो। गवर्नमेंट के बारे में तो मेरे ख्याल में ये तो नया चीज़ नहीं है, ये अभी टेबल पर है। तालिबान तर्जुमान का कहना है कि अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हो, मगर अमेरिका को लग रहा है कि तालिबान जल्दी काबुल पर कब्जा कर सकते हैं और इसीलिए अमरीकी हुकाम और खसूसन अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा है कि अगर तालिबान मुस्तकबिल में अमरीकी इमदाद चाहते हैं तो उन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाना होगी कि काबुल पर हमले की सूरत में अमरीकी सफारत खाने को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और ना ही उसे बंद किया जाएगा। अहम बात यह है कि आज ही दोहा इजलास के बाद ज़ल्मे खलीलजाद ने अपनी ट्वीट में खबरदार किया है कि बज़ोर ताकत मुसल्लत होने वाली हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं करेगा। ज़ल्मे खलीलजाद के बयान से अमरीकी पॉलिसी में जो तजाद है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। एक तरफ तो अमरीका तालिबान के बज़ोर ताकत इक़्तिदार में आने की मुखालफत कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमरीकी सिफारत खाने पर हमला ना करने की सूरत में माली इमदाद की पेशकश भी अमरीका की जानिब से तालिबान को की जा रही है। इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अमरीका ने ऐलान किया है कि अपने सिफारती अमले को निकालने के लिए 3000 फौजी काबुल भेजे जाएंगे और ऐसा ही ऐलान बरतानिया की जानिब से भी किया गया है, जिन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से अपने शहरियों के इनखला के लिए 600 फौजी अफगानिस्तान रवाना कर दिए गए हैं। एक तरफ तो अमरीका की जो नाकाम पॉलिसी है अफगानिस्तान में वो वाज़ेह हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमरीका जो है वो इस नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो मौजूद महफूज पनाहगाहें हैं अफगानिस्तान में अदम इस्तेकाम का जरिया फराहम कर रही हैं। अमरीका अब पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वो तालिबान को दोबारा जंगबंदी की तरफ लाएं, मगर वजीर आज़म इमरान खान ये बात वाज़ेह कर चुके हैं गैर मुल्की सहाफ़ियों के एक इंटरव्यू में कि तालिबान मौजूदा सूरत हाल को अपनी जीत समझ रहे हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे। वजीर आज़म इमरान खान का ये भी कहना था कि इनके ख्याल में अमरीकियों ने फैसला कर लिया है कि अब उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत होगा और इसी वजह से पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ तरह से सलूक किया जा रहा है। I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now, and I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. Pakistan is just considered only to be useful in the context of somehow settling this mess which has been left behind after 20 years of trying to find a military solution when there was not one. वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि अमेरिका की तरजीहात तब्दील हो गई हैं और अब पाकिस्तान सिर्फ गंदगी साफ करने के लिए कारामद नजर आता है। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका का रवैया पाकिस्तान के लिए तब्दील हुआ हो। इससे पहले अफगानिस्तान से रूस के इनखला के बाद पाकिस्तान पर प्रेस तरमीम के जरिए पाबंदियां लगा दी गई थी। आज भी वही सूरत हाल है। इसी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान तवातुर के साथ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के वाक़यात का असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान को 3 बड़े चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है कि वो तालिबान की मुआवनत कर रहा है, तो दुनिया को ये कैसे समझाया जाए कि अफगान तालिबान पर अब पाकिस्तान का कोई असर नहीं है। दूसरा चैलेंज अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान आमद का है और तीसरा चैलेंज अफगानिस्तान में होने वाली खाना जंगी के बाद पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात की सूरत में आ सकता है। इस तीसरे चैलेंज के हवाले से पाकिस्तान को खदशा है कि एक बार फिर टीटीपी या कोई और दहशतगर्द तंजीम का जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान में मुतहरक हो सकता है। और इस सिलसिले में कल ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया को बताया है कि दासू डैम पर जो खुदकुश हमला हुआ था
उसमें अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई थी। और दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि इस हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और एनडीएस का गठजोड़ भी नजर आता है। तो इस पूरी सूरत हाल पे बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार ताहिर खान साहब ने। ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप ज़मीनी हकाइक से वाकिफ़ हैं अफगानिस्तान के। जो खबरें आ रही हैं कि 17 में से 34 जो सूबे हैं उनके दारुल हुकूमत पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जरा बताइएगा कि क्या जो अफगान फोर्सेज हैं वो बिल्कुल भी तालिबान का मुकाबला नहीं कर रहे, और जहां पर भी तालिबान आते हैं कि अफगान फोर्सेज मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर देते हैं? जंग के लिए जो है, एक तो आपका चाहिए इरादा और आपका जो विल होता है, एक दूसरा कि लोग जंग करे भी। अब देखो ना, जो एक गवर्नर साहब ने सरेंडर किया है उरुज़गान के, जनूबी सूबा है, उन्होंने कहा कि अवाम ने उनसे कहा है कि लड़ाई नहीं करनी है। तो एक तो उन पे कुछ पे तो दबाव है गवर्नर्स पे। निमरोज के गवर्नर सरेंडर हो गया, इस्माइल खान 3-4 दिन पहले साबिक गवर्नर हेरात निकले बाहर और लोगों ने बड़ी उसकी वीडियो शेयर की, आज वो सरेंडर हो गया। कंदहार के गवर्नर सरेंडर हो गए, और आज जलालाबाद निगरहार के आप ट्वीट देखे ज़रा तो बिल्कुल टोन तब्दील हो गया है। अब मेरे ख्याल में तालिबान ने रुकना नहीं है, वो आगे जाएंगे। और उनको जो अपीलें की जा रही है कि आप ये करें वो करें, मेरा नहीं ख्याल, वो तालिबान की सोच यही है। और मेरी जो मालूमात है, तालिबान के बड़े आला सतह पे उनके मशवरे भी शुरू होने वाले हैं, तो क्योंकि आज जो लोगर पे उन्होंने कब्जा किया है, लोगर आप जब जलालाबाद से अफगानिस्तान काबुल जाएंगे तो ये रास्ते में लोगर काबुल के साथ कनेक्टेड है और बहुत नज़दीक है। इसके अलावा अगर जनूब से आप आएँ तो जो एक तो मैदान वर्दक सूबा है और जो गजनी है वो भी काबुल के करीब है। अब तालिबान की और स्ट्रेटेजी देखें, तालिबान की एक पॉलिसी तब्दील है माजी से, वो अब जो सरेंडर हो रहा है उनको जाने दे रहे हैं। तमाम गवर्नर्स जो सूबों के थे जितने सरेंडर हुए उनको सेफ पैसेज दिया है, उनको महफूज रास्ता दिया है और वो चले गए हैं। सही। तो मुझे ये बताइएगा ताहिर खान साहब कि अमरीकी इंटेलिजेंस का ये कहना है कि अगर इसी रफ्तार से तालिबान आगे बढ़ते रहे तो 30 दिन के अंदर वो काबुल का मुहासरा कर लेंगे और मुमकिन है कि 90 दिन के अंदर वो काबुल पर कब्जा कर लें। यही सूरत हाल, यही होता हुआ आपको भी नजर आ रहा है, या आपको लगता है कि काबुल पर हमले से पहले कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल नेगोशिएशन तालिबान कर सकते हैं? पॉलिटिकल नेगोशिएशन का तो मेरी चैप्टर अगर बंद नहीं है तो इस तरह समझ लीजिए कि वो एक मुअत्तल है। हाँ, ये जो एक प्लान शरीक हुआ है डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की जानिब से कतर में, गुज़िश्ता जो 3 दिनों में वहाँ मजलिसें हो रही थी उसमें शरीक हुआ है, लेकिन उसकी मालूमात नहीं है कि उस प्लान में किया है। कुछ लोगों ने कहा कि शराकत दारी का जिक्र किया है, लेकिन शराकत दारी तालिबान किसी भी सूरत में नहीं मानते। वो उनका जो मुतालबा है कि ये हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाए। लेकिन आज जो काबुल में सदर अशरफ गनी साहब की सदारत में मीटिंग हुई है और नायब अव्वल सदर ने जो उसका ट्वीट पे उनकी तफसील दी है कि उस मीटिंग में फैसला हुआ है कि तालिबान की मुज़ाहिमत की जाएगी, उनसे लड़ाई की जाएगी, उनके सामने सरेंडर नहीं किया जाएगा। तो अगर ये वाली सूरत हाल है तो फिर तो तालिबान को आपने मैसेज दे दिया कि अब लड़ाई से फैसला होगा। तो सियासी जो आप कह रहे हैं, चांस सिर्फ यही है कि अगर सदर अशरफ गनी किसी स्टेज पे इस्तीफा का ऐलान करते हैं, जो कि तालिबान का मुतालबा भी है, फिर तो ठीक है। लेकिन अब आपने कहा ना कि ये जो सूबे लिए हैं 17-18, ये एक हफ्ते में लिए हैं। तो अगर 17 सूबे या कुछ लोग 18 भी रिपोर्ट कर रहे हैं तो 34 सूबे हैं अफगानिस्तान के। और ये आप यकीन कीजिए, ये इसमें पश्तून सूबे बहुत कम है, जहां पर तालिबान की माजी में लोग कहते थे कि ये पश्तून है। उन्होंने जो आगाज किया वो शुमाल से किया। तो ताहिर साहब, आपको क्या नजर आता है कि अगर काबुल पर हमले का इरादा होगा तालिबान का, तो क्या हुकूमत अफगान फोर्सेज और जो अलाइड फोर्सेज हैं मुकाबला कर सकेंगी, या काबुल भी गिर जाएगा तालिबान के पास? काबुल का है कि वहाँ चूंकि उनके जोग्राफिकल इस तरह पोजीशन है कि उनको लेना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक अजूबा तो हो सकता है ना, जिस तरह की हो रहा है कि अगर वहाँ फोर्सेस खुद सरेंडर होने के लिए तैयार हों। तालिबान ने एक कमीशन बनाया है कि लोग उनसे राब्ता कर सकते हैं। उनके एक मेंबर से मेरी आज भी बात हुई है, वो कहते हैं कि उनके काफ़ी लोगों ने उनसे राब्ता किया है, सेफ पैसेज का भी, उनसे मिलने का भी। तो अगर ये वाली सूरत हाल बनती है कि वहाँ से कुछ लोग स्विच करते हैं कि वो तालिबान की तरफ अगर आते हैं, तालिबान से राब्ता करते हैं, तो फिर तो आप उसको खारिज इम्कान करार नहीं दिया जाए कि काबुल बगैर लड़ाई के भी मुमकिन है कि तालिबान के हाथ में आ जाए। ताहिर साहब, अमेरिका की पॉलिसी और जो अभी हमने देखा यूनाइटेड नेशन में मीटिंग हुई, बड़ी वाज़ेह है तमाम ममालिक की कि अगर बज़ोर ताकत तालिबान ने कब्जा किया
काबुल पर, तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात कि जो ज़ल्मे खलीलजाद का सामने बयान आया, वो ये कहते हैं कि अगर आपने काबुल पर हमला किया तो अफगान एम्बेसी को आप ना बंद करेंगे, ना उस पर हमला करेंगे। क्यों? अगर आपको मुस्तकबिल में हमसे माली मदद चाहिए, इमदाद चाहिए, तो एक तरफ कह रहे हैं कि आपको कबूल नहीं करेंगे, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि एम्बेसी पे हमला ना करो तो आपको जो है इमदाद भी दी जाएगी आगे जाकर। ये क्या मामला है? एम्बेसी पे तो मेरे ख्याल में तालिबान अब समझ गए हैं। आप देखें ना, तालिबान ने माजी में जहां गए हैं तो लोगों को, जो उनके मुखालिफिन थे, उनको मारा है। अब नहीं है, अब उनको बड़े उसको रास्ता दे रहे कि आप चले जाओ। ये उनकी पॉलिसी है। ये जो मैंने उनसे पूछा है कई मरतबा उनके लोगों से, ये उनकी पॉलिसी है कि जो कौमी लीडर है उनको वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अमेरिका का जो ये है ना पॉलिसी, वो दुनिया का एक पैगाम तालिबान के लिए है कि उनको तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरी राय है और जो मैं उनसे सुनता हूँ, इस वक्त तालिबान ना पाकिस्तान की सुनेंगे, ना अमेरिका की सुनेंगे, ना किसी और की सुनेंगे। और जो फील्ड में है वो मिलिट्री कमांडर्स है। मिलिट्री कमांडर्स का वैसे भी सियासत से ताल्लुक नहीं होता, तो लिहाजा उनका वो कतर के ऑफिस को भी नहीं देगा। और कतर ऑफिस ने तो उसको नहीं कहा। कतर ऑफिस तो कहते हैं कि ये मुस्तफी हो जाएं। सदर साहब ने आज जो बयान आया है कि वो मुस्तफी नहीं होंगे, तो मिलिट्री कमांडर उन बयानात की परवाह नहीं करेंगे अमेरिका के और पाकिस्तान के और किसी और मुल्क के कि जी आप काबुल में जाएंगे। और बात की बात है। और आज मैंने पढ़ा है कि चीन ने कहा है कि अगर तालिबान काबुल में जाते हैं तो शायद वो उनको तस्लीम भी करे। तो ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन तालिबान अब किसी की नहीं सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। IMF ने कोरोना वायरस की वजह से अपने मेंबर्स कंट्री को $650 अरब देने का फैसला किया है, जिसमें पाकिस्तान का शेयर बनता है $2.77 बिलियन। और कल वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने बताया कि पाकिस्तान को यह रकम 23 अगस्त तक मिल जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ये देखा जा रहा है कि जो डॉलर का रेट है वो पिछले 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। इंटरबैंक रेट 164 रुपये हो चुका है और इसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि हमारे इंपोर्ट बिल में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसका असर हमारे रिजर्व्स पर आएगा और इस वजह से रुपया जो है वो पिछले कई दिनों से प्रेशर में है। लेकिन पाकिस्तान को जब ये किस्त मिल जाएगी $2.77 बिलियन की, तो इससे पाकिस्तान को किस हद तक फायदा हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत मोहम्मद सोहेल। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने यह बताया कि पाकिस्तान को IMF की जानिब से $2.77 बिलियन मिलेंगे 23 अगस्त को। जरा बताइएगा कि इससे कितने मुस्तहकम हो जाएंगे हमारे रिजर्व्स, और जो एक कंसर्न है पाकिस्तान का कि पिछले चंद माह से जो हमारा इंपोर्ट बिल है $5.5-6 बिलियन का, उसको सपोर्ट मिलेगी इन रिजर्व्स की वजह से और ये जो IMF से पैसे मिल रहे हैं उसकी वजह से? कुछ सपोर्ट ज़रूर मिलेगी शहजाद, क्योंकि ये जो आपके रिजर्व का कोई 10% के करीब है और एक ऐसे वक्त पे जब करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये कुछ मार्केट में और कुछ रिजर्व को सपोर्ट भी देंगे, मार्केट को कॉन्फिडेंस भी देंगे। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि कोरोना की वजह से IMF ने कोई 10 साल के बाद एक स्पेशल पैकेज निकाला है जिसमें मेंबर कंट्रीज़ जो हैं उनको एलोकेशन मिल रही है और पाकिस्तान का कोटा कोई तकरीबन $2.8 बिलियन का मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ कंफर्ट ज़रूर मिलेगी करेंसी मार्केट को भी, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको फाइनेंस करने में भी कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। अच्छा, इस खबर के बाद आज हमने देखा कि जो डॉलर है उसमें कोई गिरावट आज मार्केट में हमें नजर नहीं आई और 10 माह के बुलंद तरीन सतह पर है, यानी कि 164 रुपये पे। आगे जाके आपको लगता है कि इसके असरात आ सकते हैं और डॉलर के जो रेट में इजाफा हुआ है उसमें कमी हो सकती है? देखिए, इसकी अनाउंसमेंट तो 2 अगस्त को आ गई थी जब IMF की बोर्ड मीटिंग हुई थी। वजीर ख़जाना ने शायद उसको रीट्रेट किया है या उसको इंडोर्स किया है, इसलिए मार्केट में ये खबर पहले से मौजूद थी। मगर मार्केट जो है वो आगे का सोच रही है कि जो आगे करंट अकाउंट का खसारा होगा और जो फंडिंग गैप है पाकिस्तान का कोई इस साल का स्टेट बैंक के मुताबिक कोई $20 बिलियन का, वो कैसे फंड होगा। एक ये भी है। दूसरी वजह ये कि चूँकि अब करेंसी जो है मार्केट फोर्सेस से चलती है काफ़ी हद तक, तो जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो करेंसी गिर जाती है और जब इंपोर्ट बिल कम होता है तो फिर वो स्टेबलाइज हो जाती है। तो मेरे ख्याल में मार्केट ने इस खबर को काफ़ी दिन पहले ही इनकॉर्पोरेट कर लिया है।
सोहेल साहब, ये भी बताइएगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से कल वजीर खजाना ने कहा कि क्योंकि अब हम एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं तो 2.5 से 3% तक का तो हो सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट, लेकिन माजी की तरह 6 से 7% का नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि इस माली साल में 2.5% तक का करंट अकाउंट डेफिसिट हो, और कितना डेफिसिट जो है वो काबिल बर्दाश्त है पाकिस्तान के रिजर्व की सिचुएशन को देखते हुए? हमारा भी देखिए अंदाजा यही है, 2.5 से 3% का मतलब है तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर है। 8 से 10 बिलियन डॉलर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें उस हिसाब से भी ये एवरेज है, और एक कोई मुल्क है जिसके रिजर्व की पोजीशन बहुत अच्छी है उसके हिसाब से तो कोई परेशान कुन नहीं है। मगर चूंकि पाकिस्तान का रिजर्व बेस कम है और पाकिस्तान में फिर सियासी मकासद के लिए ग्रोथ को और बूस्ट देने के लिए, जिस तरह पिछली हुकूमत ने भी कुछ हद तक किया था, तो अगर इससे आप 3% से ऊपर चला जाए और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं दूसरी कंट्री से ख़राब हो जाएं तो फिर ख़तरनाक बात है। मेरे ख्याल में इस साल में तो लगता है कि चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो उसकी जो फंडिंग है मेरे ख्याल में अगले 6 से 12 महीने का मसला नहीं है, मगर चूंकि अगले साल भी इलेक्शन ईयर होगा तो अगले साल देखना है कि हुकूमत किस तरह की स्ट्रेटजी बनाती है और पाकिस्तान के ताल्लुकात IMF के साथ कैसे रहते हैं। तो अगला साल जो है मेरे ख्याल में काफ़ी क्रूशल होगा। ये साल तो मैनेजेबल नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे कि जो 2.77 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे, IMF ने अपने मेंबर कंट्रीज़ को 10 साल बाद इस तरह की इमदाद दी है, उसका यकीनन पाकिस्तान को फ़ायदा होगा पाकिस्तान के रिजर्व्स की सूरत में, ख़ासतौर पर उस वक्त जब हम देख रहे हैं कि हमारा इम्पोर्ट बिल जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।